हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो क्लास 11th है वो हमारे सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th की एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज, जिसके अंदर हम कवर करेंगे हमारा सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। तो आज हम क्या कवर करेंगे? लिविंग वर्ल्ड के एमसीक्यू कवर करेंगे। चाहे आप कोई भी पीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी टीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं, डी2 प्लस भी पीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, एस्टेट, राजस्थान, बिहार, यूपी टीजीटी, एलटी ग्रेड बायोलॉजी, उन सब के लिए हमारी जो क्लास 11th एंड 12th होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है अगर आप बायोलॉजी से या फिर टीजीटी साइंस से एग्जाम देना चाहते हैं। तो आज हम कवर करेंगे हमारे सबसे पहले चैप्टर के एमसीक्यू। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हमारे जो जीवित प्राणी होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक आपको बतानी है कि उनके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक हमें देखने को मिलती है, जिसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि ये चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है। ठीक है, तो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखो, जो भी चीज़ जीवित होती है, लिविंग होती है, वो क्या करती है? ग्रो करती है। आपकी बॉडी ग्रो करती है, प्लांट्स की बॉडी ग्रो करती है, एनिमल्स की बॉडी ग्रो करती है, तो ग्रोथ देखने को मिलती है। हम सब अपनी स्पीसीज को कंटिन्यू रखने के लिए क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर क्या देखने को मिलता है? रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। हम सब की बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म भी देखने को मिलता है, और ह्यूमंस के अंदर तो कॉन्शियसनेस भी होती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो फैक्टर्स है, ये सब क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव क्या होगा? हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन। तो आपको पता है हमारे प्लैनेट पे बहुत ज़्यादा स्पीसीज का नंबर है, तो आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ स्पीसीज जो है वो डिस्क्राइब हो चुके हैं, जिनको हम जान चुके हैं, जिनकी रेंज हमें ऑलरेडी पता चल चुकी है, जिनको हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं। 2.5 टू 3 मिलियन, 1.7 टू 1.8 मिलियन, 1 टू 1.5 मिलियन, 3.5 टू 4.5 मिलियन। तो आपको पता है आज तक जितनी स्पीसीज को हम जान चुके हैं और डिस्क्राइब कर चुके हैं उनका नंबर क्या है? ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो आपको फैक्ट याद रखना है, और वो क्या है? वैल्यू क्या है? 1.7 टू 1.8 मिलियन। नेक्स्ट है, द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ रेफर्ड एज। तो आपका जो प्लैनेट है अर्थ, उसके ऊपर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलते हैं उनका नंबर जो हमें देखने को मिलता है उसको हम क्या बुलाते हैं? नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, बायोडाइवर्सिटी या फिर टेक्सोनॉमी। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग से, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज की पहचान करना। लेकिन बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब होता है लिविंग, डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट नंबर। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जब हम नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, कितने टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, कितने टाइप्स ऑफ प्लांट्स है, कितने टाइप्स ऑफ एनिमल्स है, ह्यूमंस के अंदर कितनी डाइवर्सिटी है, ये सब जब हम देख रहे होते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। नेक्स्ट है, द फर्स्ट स्टेप इन टेक्सोनॉमी इज। तो आपको बताना है कि टेक्सोनॉमी में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, नॉमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म या फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो देखो, हमें है ना टेक्सोनॉमी में जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को देखेंगे तो सबसे पहले क्या हम उसका डिस्क्रिप्शन लिख देंगे? क्या सबसे पहले हम उसका नाम बता देंगे? क्या सबसे पहले हम उसको क्लासिफाई कर देंगे? तो ये सब जब हमें करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? किसी ऑर्गेनिज्म को हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई करने के बाद हम क्या करते हैं? उसे क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई करने के बाद हम क्या करते हैं? उसका डिस्क्रिप्शन बताते हैं, और डिस्क्रिप्शन के बाद हम क्या डिसाइड करते हैं? उसका नाम डिसाइड करते हैं, नॉमेनक्लेचर डिसाइड करते हैं। तो टेक्सोनॉमी का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन। देखो, अगर कोई आपको किसी को पहचानना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे? उसको आइडेंटिफाई करोगे ना। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो फर्स्ट स्टेप होता है टेक्सोनॉमी का। नेक्स्ट है, आईसीबीएन की फुल फॉर्म आपको बतानी है कि आईसीबीएन की क्या फुल फॉर्म है। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल क्लास ऑफ बायोलॉजी नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नेम। तो आपको पता है आईसीबीएन की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। तो हमारे जितने भी प्लांट्स है उनका नाम रखने का राइट जो है वो किसके पास है? इनके पास है,
इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। तो सारे के सारे जो हमारे प्लांट्स हैं उनकी नेमिंग करने का काम कौन करता है? ये ऑर्गेनाइजेशन करती है। नेक्स्ट है ICZN का आपको फुल फॉर्म बताना है। इंटरनेशनल क्लास ऑफ जूलॉजी नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर या फिर इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नेमिंग। तो आपको पता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। हमारे जितने भी एनिमल्स है उन सब की नेमिंग करने का राइट किसके पास है? इस ऑर्गेनाइजेशन के पास है। नेक्स्ट है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर गिवन बाय। तो आपको पता है जब भी कभी हम किसी का साइंटिफिक नेम लिखते हैं, जैसे कि ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या होता है? ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस। ठीक है, तो इसके अंदर दो कंपोनेंट आपको देखने को मिल रहे हैं, एक है होमो और एक है सेपियंस। एक रिप्रेजेंट करता है जीनस को और एक रिप्रेजेंट करता है स्पीसीज को। तो इसको हम क्या बोलते हैं? बायनोमियल नॉमेनक्लेचर बोलते हैं, जिसमें क्या होते हैं? दो फैक्टर होते हैं। बाय यानी कि दो, जीनस है और स्पीसीज है। तो आपको बताना है जो इस प्रकार की साइंटिफिक नेमिंग होती है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, वो किसने डिस्कवर की थी? ग्रेगर मेंडल ने, चार्ल्स डार्विन ने, कार्ल लिनियस ने या फिर लेमार्क ने? तो आपको पता है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया है? कार्ल लिनियस ने दिया है। और आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि ग्रेगर मेंडल ने क्या काम किया है, चार्ल्स डार्विन ने क्या काम किया है और लेमार्क ने क्या काम किया है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो जब भी कभी हम किसी का साइंटिफिक नेम लिखते हैं उसके कुछ रूल्स होते हैं जिनको हम क्या बुलाते हैं? यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर बुलाते हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है, इनकरेक्ट है। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक। तो ये कह रहे हैं कि जितने भी साइंटिफिक नेम है, जितने भी बायोलॉजिकल नेम है, वो मोस्टली किस भाषा में लिए जाते हैं? लैटिन भाषा में लिए जाते हैं और लिखे जाते हैं इटैलिक में। तो ये बात आपको पता है, बिल्कुल करेक्ट बात है कि हमारे जितने भी बायोलॉजिकल नेम्स हैं वो लैटिन भाषा से लिए गए हैं और जब हम उनको लिखते हैं तो कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हैं? इटैलिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट द जीनस इन बायोलॉजिकल नेम। तो आपको पता है जैसे कि होमो सेपियंस में जो होमो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? जीनस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। बोथ द वर्ड्स व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन। तो आपको पता है जब भी कभी आपने स्कूल में, कॉलेज में कोई भी साइंटिफिक नेम लिखा है, अगर आप होमो सेपियंस लिख रहे हैं, अगर आप हैंड रिटन किसी भी साइंटिफिक नेम को लिखते हैं तो आपको होमो को अलग से नीचे अंडरलाइन करना होता है, सेपियंस को अलग से अंडरलाइन करना होता है। तो ये भी हमारा रूल है। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट। फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर व्हाइल द स्पेसिफिक एपिथेलेट स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। तो देखो ये बात इन्होंने गलत लिखी है। आपको पता है जो हमारा साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस, तो होमो जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? जीनस को रिप्रेजेंट करता है। और वो हमेशा किस में लिखा जाता है? उसका पहला वर्ड किस में लिखा जाता है? कैपिटल वर्ड में लिखा होता है। होमो का जो H होता है वो क्या होता है? कैपिटल होता है। फिर आता है सेपियंस। सेपियंस क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारी स्पीसीज को शो करता है और उसका जो पहला वर्ड होता है और पूरा का पूरा जो लिखा जाता है वो किस में लिखा जाता है? स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है डैश इज द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो आपको साइंस की एक ऐसी ब्रांच बतानी है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनका नामकरण करते हैं, उनको क्लासिफाई करते हैं। एनाटॉमी, साइटोलॉजी, टेक्सोनॉमी या फिर मॉर्फोलॉजी। तो एनाटॉमी का मतलब होता है जब हम किसी का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ रहे होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? एनाटॉमी बोलते हैं। ठीक है, जब हम किसी की एक्सटर्नल अपीयरेंस को पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, बाहर के फीचर्स को पढ़ रहे होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। जब हम सेल की स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। लेकिन हमारी साइंस की जो टेक्सोनॉमी ब्रांच है उसमें क्या होता है? ऑर्गेनिज्म को हम आइडेंटिफाई करते हैं, उनका नॉमेनक्लेचर करते हैं, उनको क्लासिफाई करते हैं। नेक्स्ट है द टर्म सिस्टमैटिक्स रेफर्स टू। तो आपको बताना है कि सिस्टमैटिक्स का मतलब क्या है? आइडेंटिफिकेशन एंड स्टडी ऑफ ऑर्गन सिस्टम, study of habitat of organisms and their classification, diversity of kinds of organism and their relationship, identification and preservation of plants and animals। तो जब हम सिस्टमैटिक्स की बात करते हैं तो सिस्टमैटिक्स का मतलब होता है सिस्टम में चीज़ों को अरेंज करना, सिस्टम से चीज़ों को अरेंज करना। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखते हैं? ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी को देखते हैं और फिर उनका आपस में क्या क्या रिलेशनशिप है। जब हम उसकी स्टडी को करते हैं, उनको अरेंज करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सिस्टम नेचुरा बुक इज रिटन बाय। तो आपको बताना है कि ये जो बुक है सिस्टमा नेचुरा, ये किसने लिखी थी? चार्ल्स डार्विन ने, जूलियन हैक्सले ने,
कार्ल लिनियस ने या फिर ग्रेगर मेंडल ने? तो आपको पता है सिस्टम नेचुरा बुक जो है वो किसने लिखी है? कार्ल लिनियस ने लिखी है। नेक्स्ट है अ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी रेफर्स टू। तो आपको बताना है कि एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी हम किसको बुलाते हैं? द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिज्म एबल टू इंटरब्रीड, अ रैंक और लेवल इन अ टेक्सोनॉमिक हायरार्की, अ ग्रुप ऑफ अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म। तो आपको पता है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी का मतलब होता है जब हम अरेंज कर रहे हैं हायरार्की में, टेक्सोनॉमिक हायरार्की में जब हम अरेंज कर रहे हैं तो उसमें जब किसी की जो भी रैंक है, उसका जो भी लेवल है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसकी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलते हैं। नेक्स्ट है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हायरार्की। तो आपको है ना हायरार्की का करेक्ट सीक्वेंस बताना है। देखो आप है ना जब किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, ठीक है, किसी स्कूल में जॉब करते हैं, तो वहां पे सबसे टॉप पे कौन होता है? प्रिंसिपल होता है। फिर कौन आता है? वाइस प्रिंसिपल आता है। फिर कौन होता है? हेड टीचर्स आते हैं। फिर नीचे जूनियर टीचर्स आते हैं। तो ये क्या होती है? स्कूल की हायरार्की होती है। वैसे ही है ना हमारे एनिमल्स की भी हायरार्की है। तो आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है कि उनकी हायरार्की का क्या करेक्ट सीक्वेंस है। किंगडम, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, क्लास, ऑर्डर, फाइलम। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, फैमिली, स्पीसीज। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। किंगडम, क्लास, फाइलम, जीनस, स्पीसीज, ऑर्डर, फैमिली। तो आपको पता है सबसे बड़ी जो कैटेगरी होती है वो क्या होती है? किंगडम होती है। किंगडम के बाद क्या आता है? फाइलम आता है। फाइलम के बाद क्या आता है? क्लास आती है। क्लास के बाद हम किसकी पढ़ाई करते हैं? ऑर्डर की पढ़ाई करते हैं। ऑर्डर के बाद क्या आता है? फैमिली आती है। फिर आता है हमारा जीनस, और सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? स्पीसीज हमारी सबसे छोटी यूनिट होती है। तो ये होता है हमारा करेक्ट सीक्वेंस। किंगडम, फाइलम, फाइलम की जगह कभी कभी डिवीजन भी लिखा होता है। प्लांट्स के लिए हम डिवीजन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, एनिमल्स के लिए हम फाइलम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट सीक्वेंस है जो आपको जंबल करके एग्जाम में पूछा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि क्या करेक्ट सीक्वेंस होता है, ठीक है। और आपको ये भी देखना है कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाने को दिया है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने को दिया है। नेक्स्ट है एज वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम इन अ टेक्सोनॉमिक हायरार्की द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। तो जब आप है ना स्पीसीज से किंगडम की तरफ जा रहे हो, ठीक है, सबसे छोटी यूनिट से सबसे बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हो, तो आपको कॉमन कैरेक्टरिस्टिक में क्या चेंज देखने को मिलेगा? सेम रहेंगे, इंक्रीज होंगे, डिक्रीज होंगे, या फिर इंक्रीज भी हो सकते हैं और डिक्रीज भी हो सकते हैं। तो देखो स्पीसीज के अंदर सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, और जब हम किंगडम की बात करते हैं तो वहां पर कॉमन कैरेक्टर्स बहुत ही कम होते हैं। तो जब हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे ना, तो हमारे जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक का नंबर है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। और अगर इसके अपोजिट पूछ लिया होता कि जब हम किंगडम से स्पीसीज की तरफ जाते हैं तो कॉमन कैरेक्टर्स क्या होते हैं? इंक्रीज होते, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कहां पर कॉमन कैरेक्टर्स का नंबर ज्यादा रहेगा और कहां पर कॉमन कैरेक्टर्स का नंबर जो है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट है बेसिक और स्मॉलेस्ट टेक्सॉन ऑफ क्लासिफिकेशन इज। तो आपको बताना है कि जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो सबसे बेसिक और सबसे स्मॉलेस्ट टेक्सॉन को हम क्या बुलाते हैं? किंगडम, स्पीसीज, फैमिली, या फिर जीनस। तो मैंने आपको बताया कि जो हमारी सबसे स्मॉलेस्ट टेक्सॉन क्लासिफिकेशन की यूनिट होती है वो क्या होती है? हमारी स्पीसीज होती है। और यहाँ पर कॉमन कैरेक्टर्स का नंबर बहुत ज़्यादा हाई होता है। हमारी स्पीसीज है, होमोसेपियंस में जो सेपियंस है, उन सब के बीच में कितने ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो स्पीसीज जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की। नेक्स्ट है मैंगो। तो आपको पता है मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होता है? मेंजीफेरा इंडिका होता है। तो आपको बताना है कि इसके अंदर जो इंडिका है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो मैंने आपको पहले भी एक एग्जाम्पल दिया है ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम है होमोसेपियंस। वैसे ही मैंगो का साइंटिफिक नेम है मेंजीफेरा इंडिका। और ये जो इंडिका है, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और जो मेंजीफेरा है वो किसको इंडिकेट करता है? कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो आपको बताना है कि सिमिलर ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप है जो आपस में बच्चे पैदा कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं, उनको हम क्या बुलाते हैं? उस यूनिट को हम क्या बुलाते हैं? जीनस बुलाते हैं, स्पीसीज बुलाते हैं, फैमिली बुलाते हैं, या फिर ऑर्डर बुलाते हैं। और ये फैमिली हमारे वाली फैमिली की बात नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पर ये सब कुछ टेक्सोनॉमी के रिलेशन में बातें हो रही हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्पीसीज बोलते हैं, ठीक है। आपके जो ह्यूमंस होते हैं वो किसके साथ बच्चे पैदा कर पाते हैं? ह्यूमंस के साथ ही बच्चे पैदा कर पाते हैं ना। एनिमल्स के साथ तो बेबीज प्रोड्यूस नहीं कर सकते ना वो, ठीक है, क्योंकि वो सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो सेम स्पीसीज के बीच में इंटरब्रीडिंग पॉसिबल होती है। नेक्स्ट है लायन, लेपर्ड,
टाइगर बिलोंग्स टू पैंथेरा विच इज, तो आपको बताना है कि लायन, लेपर्ड और टाइगर जो है वो पैंथेरा से बिलोंग करते हैं। पैंथेरा किसको रिप्रेजेंट कर रही है? स्पीसीज को, जीनस को, ऑर्डर को, या फिर फैमिली को। तो आपको पता है हमारा जो लायन है, लेपर्ड है, टाइगर है, वो पैंथेरा से बिलोंग करते हैं और पैंथेरा किसको रिप्रेजेंट कर रही है? जीनस को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट है कैट बिलोंग टू विच जीनस। तो आपको है ना कैट का जीनस बताना है, पैंथेरा, कैनिस, फेलिस या फिर नन ऑफ दीस। तो आपको पता है जो हमारे लायन, टाइगर, लेपर्ड है वो किससे बिलोंग करते हैं? पैंथेरा से बिलोंग करते हैं। जो हमारा डॉग होता है वो कैनिस से बिलोंग करता है और जो हमारी कैट होती है वो किससे बिलोंग करती है? किस जीनस से बिलोंग करती है? फेलिस जीनस से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है रिलेटेड जेनरा बिलोंगिंग टू सेम। तो आपको बताना है कि रिलेटेड जेनरा जो है वो किससे बिलोंग करते हैं? स्पीसीज से, जीनस से, फैमिली से या फिर वैरायटी से। तो आपको पता है रिलेटेड जेनरा किसके अंदर आते हैं? फैमिली के अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सोलेनम, पिट्यूनिया, धतूरा बिलोंग्स टू विच फैमिली। तो आपको बताना है कि इन तीनों की फैमिली कौन सी है। ठीक है, फेबिएसी, सोलेनेसी, पोएसी या फिर लिलिएसी। तो आपको पता है सोलेना हम किसको बोलते हैं? पोटैटो को बोलते हैं। ठीक है, तो पोटैटो, पिट्यूनिया, धतूरा ये सब सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं और उस फैमिली का नाम क्या है? सोलेनेसी फैमिली है। देखो ये फैक्ट वाले कुछ क्वेश्चन है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट है टाइगर, लेपर्ड, कैट बिलोंग्स टू विच फैमिली। तो देखो टाइगर, लेपर्ड जो है वो किससे बिलोंग करते थे? वो बिलोंग करते थे पैंथेरा जीनस से। लेकिन अब है ना कैट भी उनके साथ बिलोंग करती है क्योंकि कैट भी सेम फैमिली से बिलोंग करती है। तो अब आपको इनकी फैमिली आइडेंटिफाई करनी है, कैनिडी, फेलिडे, मस्केडे या फिर होमिनिडे। तो आपको पता है जो हमारा टाइगर है, लेपर्ड है, कैट है वो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनकी फैमिली का नाम क्या है? फेलिडे। और जो हमारे डॉग की फैमिली होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कैनिडाई बोलते हैं। नेक्स्ट है टू ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन द सेम क्लास बट नॉट इन द सेम फैमिली बट दे मे बिलोंग टू सेम। तो देखो उन्होंने बोला कि दो ऑर्गेनिज्म है वो सेम क्लास से बिलोंग करते हैं बट सेम फैमिली में नहीं प्लेस किए जा सकते। तो उनका क्या सेम हो सकता है? उसके अलावा क्या सेम हो सकता है? तो आपको पता है फिर उनका क्या सेम हो सकता है? ऑर्डर सेम हो सकता है। देखो ऐसे आपको याद रखना है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली। तो देखो क्लास मैच कर रही है, फैमिली मैच नहीं कर रही, लेकिन ऑर्डर तो मैच कर सकता है ना, यानी कि वो सेम ऑर्डर के हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रिलेटेड ऑर्डर्स आर फाउंड इन। तो आपको बताना है कि जो रिलेटेड ऑर्डर्स होते हैं वो कहाँ पर देखने को मिलते हैं? फैमिली के अंदर, क्लास के अंदर, जीनस के अंदर या फिर स्पीसीज के अंदर। तो आपको पता है रिलेटेड ऑर्डर हमें किसके अंदर देखने को मिलते हैं? क्लास के अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है टू एनिमल्स बिलोंग टू सेम किंगडम बट डिफरेंट क्लासेस दे मे बिलोंग टू सेम। तो उन्होंने बोला कि दो एनिमल्स है वो किंगडम से तो सेम से बिलोंग करते हैं बट उनके क्लासेस डिफरेंट है। तो फिर क्या सेम हो सकता है? फाइलम, ऑर्डर, स्पीसीज, डिवीजन। तो आपको पता है किंगडम के बाद क्या आता है? फाइलम आता है। फाइलम के बाद क्या आता है? क्लास आता है। अब क्लास तो डिफरेंट है पर किंगडम सेम है, तो किंगडम के बाद और क्या सिमिलैरिटी देखने को मिल सकती है? फाइलम उनका सेम हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है द बिगेस्ट टेक्सॉन ऑफ क्लासिफिकेशन इज। तो क्लासिफिकेशन में सबसे बड़ा टेक्सॉन कौन है? सबसे छोटा मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम किसको बोलते हैं? स्पीसीज को बोलते हैं। तो सबसे बड़ा कौन है? फाइलम, किंगडम, फैमिली, ऑर्डर। तो जब हम ऑर्डर देखते हैं तो सबसे बड़ा क्या होता है? किंगडम होता है। किंगडम के बाद क्या आता है? फाइलम, फिर क्या आता है? क्लास, फिर क्या आता है? ऑर्डर, फिर क्या आता है? फैमिली, फिर क्या आता है? जीनस और फिर क्या आता है? स्पीसीज। तो आपसे सबसे बड़ी यूनिट पूछी जाए या सबसे छोटी यूनिट पूछी जाए, ये दोनों आपको मालूम होनी चाहिए। आपको अपना 26 में से स्कोर जरूर बताना है कि आपका क्या स्कोर रहा। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो पूरी क्लास 11th एंड क्लास 12th के MCQ में कवर कराने की कोशिश करूंगी। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहा तो ये सीरीज कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। थैंक यू। आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।